नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज मैं 10 बजे आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है एक प्रश्नवाचक सवाल के साथ, क्योंकि आज इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, कम से कम उन इलाकों में जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट्स हैं। तो सवाल ये कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, ये हम किस आधार पर कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप ये मान के चले कि लॉकडाउन बढ़ने ही वाला है, लेकिन मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पर अवनीश अवस्थी जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, प्रधान अपर सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि अगर एक भी केस बचा तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा। प्रधानमंत्री ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए साफ साफ कहा था कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, मुंह पर मास्क लगाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने 5 बातें भी कही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। वहीं के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है, बीसीजी रिपोर्ट है, उसका हवाला देकर कहा है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाया जाना चाहिए। ये उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के बाद सलाह दी है, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में देश के लेवल पर पूरा का पूरा फैसला, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी को करना है। लेकिन मोदी ने आज क्या संकेत दिए, उन्होंने कहा कैसे ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। उन्होंने देशवासियों को इसके लिए मन बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देशवासियों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। और ये मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है, न थकना है न हारना है, लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत। पीएम मोदी के बयान के कुछ घंटे बाद ही यूपी सरकार के एडिशनल होम सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी जी का भी बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि तबलीगी जमात की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के कई मामले बढ़ गए हैं और 14 अप्रैल तक कोरोना का एक भी केस रहा तो लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। से ज्यादा केसेस तबलीगी जमात की वजह से आ गए हैं, तो इनको जो है इनके जितने भी पेशेंट्स हैं सबका निवारण करना, ए कैटेगरी के लोग, फिर बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में जो भी जहां भी कहीं संभावना है कोई कांटेक्ट में आया है, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने की पूरी प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू है। हर जिला प्रशासन, पुलिस इसमें लगा हुआ है, मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम्स लगी हुई हैं। कोई भी एक भी कोरोना का केस बच जाता है पूरे प्रदेश में तो हम लॉकडाउन खोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे में इस संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें समय लगने की संभावना है। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अवनीश अवस्थी के संकेतों के बाद आज क्या चर्चा है लखनऊ के अंदर, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर एक भी लॉकडाउन एक भी कोरोना का मरीज रहता है तो लॉकडाउन बढ़ जाएगा। क्या संकेत मिल रहे हैं सरकार से? बिल्कुल, सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोरोना के मरीज इस तरह मिलते रहे तो लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन को खोलने का कोई फैसला सरकार ने नहीं किया। निश्चित तौर पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि जो कोरोना के लगातार मरीज मिल रहे हैं, जब तक उस पर नियंत्रण ना हो जाए तब तक इस तरह के प्रभावी कदम उठते रहें। और इसकी खबरें जब लखनऊ के लोगों में पहुंची तो लोग थोड़ा हताश निराश जरूर हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खुलने वाला है 21 दिन के बाद, अब जल्द ही उन्हें दोबारा सड़कों पर निकलने का मौका मिलेगा, अपने जरूरी काम करने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन सरकार ने आज एकदम स्पष्ट कर दिया है और ये कहा है कि जब तक मरीजों की तादाद कम नहीं होती, जब तक मरीजों का मिलना कम नहीं होता, तब तक लॉकडाउन पर कोई
कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम लोगों से संपर्क किया था और ये बात कहा था विधायकों और सांसदों से कि लॉकडाउन पर अगर खोलने का फैसला लिया जाए तो किस तरह से वो अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। तो दोनों पक्षों की बात है। सरकार एक तरफ तैयारी कर रही कि अगर लॉकडाउन का फैसला खोलने का जब लिया जाएगा तो तैयारियां किस तरह से की जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी लखनऊ के लोगों को और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन होगा और ये साफ कर दिया गया सरकार की तरफ से। चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है सरकार के लिए कि उन मरीजों की पहचान करे, उनका इलाज शुरू करे, ताकि जो संख्या है वो कम हो। जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो अभी तक लगातार बढ़ी रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बेहद चुनौती भरा वक्त होगा। तो निश्चित तौर पर इन तमाम लोगों की पहचान करने में और उनका इलाज करने में अभी समय मिलेगा। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश से राहत की भी खबरें आने लगी हैं। तमाम जो मरीज जो कोरोना से संक्रमित थे उनका अब धीरे धीरे जो है रिपोर्ट निगेटिव आने लगा है। आज लखनऊ से एक मशहूर सिंगर कनिका कपूर थी, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही एक डॉक्टर जो केजीएमसी के थे, जो पहली इटली से आई हुई महिला से संक्रमित हुए थे, उनका एक बार फिर से चलेंगे हम अपने रिपोर्टर के साथ। मोहित राज दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज कैबिनेट की बैठक के बाद, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कि लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्या संकेत मिल रहे हैं राजनीतिक गलियारों से? देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की और बैठक में जिस तरीके से संकेत सामने मिले उससे ये लग रहा है कि लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में जो सूरत हाल लगातार जिस तरीके से जमात के बाद जो जमातियों के बाद खासतौर पे आज जो स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बताया गया और गृह मंत्रालय ने ये बात कही कि 1750 ऐसे विदेशी जमाती थे जिनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, 25,000 ऐसे जमाती थे जिनको क्वारंटाइन किया गया है। तो कुल मिला के जमातियों की वजह से ये माना जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण है वो ज़्यादा फैला है। लिहाजा भारत सरकार एहतियात के तौर पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि अगर एक भी संक्रमित मरीज रह जाता है तो स्थितियां जस की तस रह जाएंगी। लिहाजा एहतियात के तौर पे आने वाले दिनों में लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। और खासतौर पे दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक रिएक्शन हमको ये भी मिल रहा है कि पब्लिक का ये कहना है कि अगर भारत सरकार इस पक्ष को लेकर कि अगर संक्रमण को खत्म करना है, कोरोना को हराना है, उसको लेकर अगर लॉकडाउन को और बढ़ाना है तो भारत सरकार के साथ भी कुछ लोग यहाँ पे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है दीपक जी कि जो जमाती थे, जो दिल्ली के लॉकडाउन का फेल्योर कहा जा सकता है कि जमाती यहाँ पे आते हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, अंदर आने किसी को देते नहीं है और उसके बाद जब उनको ढूंढा जाता है फिर भी वो सामने नहीं आते। लिहाजा अब भारत सरकार के सामने उन जमातियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन भारत सरकार ने भी प्रतिबद्धता जताते हुए सीधे तौर पर जमातियों को ढूंढना शुरू कर दिया है। 25,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन हरियाणा में किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भारत सरकार का यह कहना है दीपक जी कि जो भी जमाती हैं अगर वो सामने नहीं आएंगे तो उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मोहित। डॉक्टर के अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर हम ये मान के भी चले, एक तर्क की तौर पर बात करें, प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि ये लड़ाई बड़ी लंबी है, केसीआर ने साफ साफ कहा कि 2 हफ्ते प्रधानमंत्री को उन्होंने सुझाव दिया कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि अगर एक भी केस बचता है तो लॉकडाउन को नहीं हटाया जाएगा। आपको क्या लगता है, सरकार मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? लॉकडाउन रहना चाहिए और लॉकडाउन अगर हटाना भी चाहिए तो किस तरीके से हटाना चाहिए? आपकी क्या सलाह होगी? पहले हमें ये सोचना चाहिए कि पूरे चाइना में सिर्फ वुहान में लॉकडाउन किया गया था, पूरी कंट्री में नहीं। जहाँ तक सवाल है कि आप ये सोचते हो कि ये बीमारी जीरो हो जाएगी, चाइना में अभी भी जीरो नहीं हुई, इक्के दुक्के केसेस अभी भी हो रहे हैं। इसलिए अगर लॉकडाउन को हटाना है तो जितने भी रेड स्पॉट एरियाज हैं जहाँ पे बीमारी फैली हुई है उस हिस्से के अंदर में हमारे को लॉकडाउन रहेगा। बाकी हिस्सों के अंदर में धीरे धीरे, फॉर एग्जांपल जहाँ पे एसी हैं, आप क्या कर सकते हो कि बसें ओपन कर रहे हो तो एसी वाली बसें ओपन नहीं होंगी। अगर आपने कोई भी चीज चालू करनी है जहाँ पे एसी होता है वो चीज अभी चालू नहीं करोगे, जैसे मॉल चालू नहीं करोगे, इसी तरीके से आप सेलेक्टिव रिस्ट्रिक्टिव ओपनिंग कर सकते हो 14 तारीख।
सेलेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव, लेकिन हॉटस्पॉट्स का क्या होगा? जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कई सारे मरीज हैं, कई मरीजों की संख्या कल से बढ़ी है, जिसमें कई तबलीगी जमात के लोग भी शामिल है। दिल्ली के लिए डॉक्टर अग्रवाल आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि दिल्ली या फिर मुंबई जो दोनों बहुत बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं, या फिर इंदौर या फिर भोपाल या फिर भीलवाड़ा शहर की बात की जाए जहां बड़े इफेक्टिवली अशोक गहलोत सरकार ने कंट्रोल किया है, तो आप बताइए मुझे इन रेड हॉटस्पॉट्स के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर अगले हफ्ते में 9 दिन के अंदर में दिल्ली के अंदर में अगर मौतें होती हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। नए केसेस आते हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक केसेस आते हैं और 14 दिन के बाद में डेथ कंटिन्यू रहती है, तभी हम इसको हॉटस्पॉट बोलेंगे। अभी अदरवाइज हम सेलेक्टेड एरियाज में, दिल्ली में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई एक आध डिस्ट्रिक्ट को ही हम हॉटस्पॉट बोलेंगे, उसको हम सील कर देंगे। तो बेसिकली क्या है, ये 9 दिन डिसाइड करेंगे दिल्ली के लिए कि इन 9 दिन के अंदर में अगर नए सीरियस केसेस नहीं आते, एसिम्प्टोमेटिक केसेस, माइल्ड केसेस आएंगे, नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ेंगी, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन 14 दिन के बाद में अगर डेथ्स बढ़ती हैं या परसों से सिम्प्टोमेटिक केसेस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यू पेशेंट्स coming with pneumonia or number of new patients coming with ventilators, then we are concerned. ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आता हूं। मैं सीधे चलूंगा इस वक्त बेंगलोर, मेरे सहयोगी यासिर जुड़ चुके हैं, जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके यह सलाह दी है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाया जाए। उन्होंने तो एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, बीएमजी रिपोर्ट, जिसमें 3 जून तक के लॉकडाउन की बात कही थी। यासिर, ये रिपोर्ट क्या थी, ये रिपोर्ट क्या कहती है और मुख्यमंत्री ने क्या सुझाव दिया है प्रधानमंत्री को? देखिए, मुख्यमंत्री ने जो सुझाव दिया है वो यही है कि कम से कम जो है 2 हफ्ता जो है और लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म होता है तो लोग एक साथ बाहर आएंगे तो फिर सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। दूसरी बात है, जिस रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है, जिस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये सुझाव दिया है, वो रिपोर्ट एक रिसर्च कंपनी की है जिन्होंने इंटरनल डेटा जो है के लिए वो सर्वे किया गया था। वो सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया है रिपोर्ट, बल्कि वो इंटरनल डेटा था और वो पैन इंडिया नहीं है। तो लेकिन मुख्यमंत्री जो है तेलंगाना का, उनका कहना है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट है, इंटरनल स्टडी है, उससे लगता है कि अगर बचना है कोरोना से तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों में ही रहना है, क्योंकि जो चेन है उसको ब्रेक करना है। और चेन को सिर्फ ब्रेक डाउन ऐसे ही कर सकते हैं जब लोग कम से कम जो है घरों से बाहर आ जाए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा इलाज जो है वो लॉकडाउन ही है, ताकि लोग जो है घरों में ही रहे और घरों से बाहर नहीं न जाए। तो जिस तरह से हमने देखा जो आंकड़े लगातार तेलंगाना में बढ़ रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का यह सुझाव है कि फिलहाल जो है लॉकडाउन जारी रखा जाए। ठीक है, आपने कहा मुख्यमंत्री का सुझाव है। डॉक्टर अग्रवाल, यहां मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे दिल्ली बहुत बड़ा है, गुड़गांव भी जुड़ा हुआ है, नोएडा भी जुड़ा हुआ है, फरीदाबाद भी जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद भी जुड़ा हुआ है, और सब जगह कहीं ना कहीं पॉकेट्स में हमको कोरोना के मरीज दिखाई दे रहे हैं। अगर एनसीआर को खोलना है तो आपके हिसाब से किस तरीके से खोला जाएगा? मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या होगी ऐसे मामले में? सबसे पहले हमें समझना होगा कि 2 प्रकार के लॉकडाउन होते हैं। एक लॉकडाउन होता है जिसे हम बॉर्डर सीलिंग बोलते हैं जी। दूसरा लॉकडाउन होता है कि आपने अपने घर में अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। तो जो लोग जैसे जर्मनी और जापान में किया कि 50 साल से ज्यादा वाले लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया, बाकी लोगों ने, जो यंगर लोग हैं, उन्होंने बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, ग्लव्स पहन के निकले। अगर आपने बस पकड़ी तो ग्लव्स पहन आपने रखे हैं, आप हाथ धो रहे हैं, आप डिकंटामिनेट सरफेसेस कर रहे हैं उस सिचुएशन के अंदर में। और अगर आप एसी में नहीं बैठ रहे और आप बसों में बैठ रहे हैं तो 3 फीट के डिस्टेंस से बैठ रहे हैं, तो उस हिसाब से इसको हम रेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं उस एरियाज में जहाँ पे केसेस नहीं है। दिल्ली के उन डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें कंटिन्यूअसली केसेस आ रहे हैं, वो सीलिंग तो करनी बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार चाहे, अगर मान लीजिए एक्सटेंड करना चाहे तो वो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हॉटस्पॉट। लेकिन आज की डेट में इट इज टू अर्ली टू डिसाइड, दैट विल बी डिसाइडेड 48 आवर्स बिफोर 14। ठीक है सर, मैं आपको यह समझना चाहूंगा, आपने हॉटस्पॉट को डिफाइन किया था, दर्शकों को समझाने के लिए एक बार फिर दिखाइए कि एक डॉक्टर और एक एक्सपर्ट की दृष्टि से हॉटस्पॉट शहर को माना जाएगा या एक इलाके को माना जाएगा? एक वैल्यू होती है आर वैल्यू। जैसे मैं पॉजिटिव हूं, मेरे घर के अंदर में मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया तो मेरी वैल्यू हो गई R0। अगर मैं बाहर गया और मैंने 3 लोगों को इन्फेक्ट किया तो मेरी वैल्यू है R3। अब जैसे कनिका कपूर है, उसने 100 लोगों से मिली, उसने एक को भी इफेक्ट नहीं किया
वो R0 कहलाएगी। और एक आदमी ऐसा हो सकता है जिससे 100, 150, 200 लोग इन्फेक्ट हो जाएं, उसे हम बोलेंगे हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब है एक ही कॉलोनी में, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अचानक 12-13 पेशेंट्स आ गए और वो उनमें से कई सारे लोगों को निमोनिया हो गया, और अगर वो निमोनिया सीरियस हो जाता है तब हम उसको हॉटस्पॉट बोलेंगे। जैसे भीलवाड़ा के अंदर में एक ही अस्पताल में 6 लोगों को एकदम से हो गया, एक ही सोर्स था, तो उसको हम बोलते हैं कि अगर एक होता है शेडर, शेडर का मतलब होता है वो 1 से 3 को फैलाएगा, एक नॉन शेडर जो बीमारी करेगा नहीं, एक सुपर शेडर जो एक आदमी 100 लोगों को बीमारी फैला सकता है। अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट में अचानक 8, 10, 15 केस एकदम से आ जाएं और वो सारे एक ही क्लस्टर के अंदर में है, एक ही एरिया के अंदर में है। अब जैसे निजामुद्दीन के अंदर में जो मरकज था, वहां पे एकदम से 150 केसेस जो हैं वहां पे जो थे, उनको सिम्टम्स थे, उन्हें हम क्लस्टर बोलेंगे। तो दिल्ली का जो क्लस्टर है वो निजामुद्दीन का जो मरकज है वो क्लस्टर है। इस दिल्ली में एक दिलशाद गार्डन में क्लस्टर बना था, जहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर के पास एक लेडी आई थी, वहां से बहुत सारे केसेस हुए। तो दिल्ली के अंदर में ये 2 क्लस्टर्स हैं, एक निजामुद्दीन का और एक दिलशाद गार्डन का। सो अगर मान लीजिए सरकार चाहती है दिल्ली को पूरा 2 हफ्ते एक्सटेंड करना, ठीक है, लेकिन अगर वो चाहते हैं रेस्ट्रिक्टिव, तो वो साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली को लॉकडाउन फर्दर बढ़ा सकते हैं और वेस्ट दिल्ली को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे इंदौर, एक इलाके में लगभग 10 केसेस आज पाए गए, वही इलाका जहां पर एक डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ था, ऐसे इलाकों को आप हॉटस्पॉट मानेंगे? जी हाँ, वो हॉटस्पॉट है जहां पे जरूरत से ज्यादा केसेस हैं और नेशनल ट्रेंड से ज्यादा केसेस हैं, जहां पे नॉर्मल डबलिंग टाइम इज 4 days to 7 days, जहां पे एक ही दिन में केसेस डबल हो जाए उसे हम हॉटस्पॉट बोलेंगे। ठीक है, तबलीगी जमात ने जो सिचुएशन अराइज की है उसके हिसाब से आपने जो अपना पर्सनल डाटा एनालिसिस किया होगा, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से हॉटस्पॉट के इलाके फिलहाल नजर आते हैं देश में? दिल्ली में अभी 2 दिन पहले जो है 10 इलाके इन्होंने डिक्लेयर किए थे, जिसमें से दिल्ली में 2 ही हैं अभी, एक दिलशाद गार्डन का है और एक निजामुद्दीन का है। दिल्ली में ये 2 हैं, बाकी भीलवाड़ा में है, बाकी मेरठ में है, बाकी अलग अलग जगह पे हॉटस्पॉट्स हैं। मुंबई की अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब आपको कौन कौन से इलाके नजर आते हैं जो आपको हॉटस्पॉट लगते हैं? मुंबई इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मुंबई एंड पुणे इटसेल्फ इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मुंबई का कौन सा पर्टिकुलर एरिया है वो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मुंबई एज ए होल एंड पुणे एज ए होल आर डेफिनेटली मैटर ऑफ कंसर्न। अच्छा, अगर मैं एनसीआर की बात करूं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो फरीदाबाद हो या गुड़गांव, आपको इनमें कोई हॉटस्पॉट नजर आया आपके एनालिसिस में? मेरठ था, दिलशाद गार्डन, निजामुद्दीन, ये 3 मेन हॉटस्पॉट्स हैं जो थे। नोएडा में कुछ केसेस आए हैं, लेकिन इस तरीके से हम नहीं बोलेंगे कि वहां पे एकदम से बहुत ज्यादा केसेस आ गए। और अगर गुड़गांव की बात करें डॉक्टर साहब तो? नहीं, अभी हम उसको हॉटस्पॉट नहीं बोलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर समझने के लिए मैं आपको बताऊं क्या सिचुएशन होगी, आपने कहा और सरकार भी कह रही है कि हमारा जो रिव्यू होगा वो 10, 11, 12 को होगा, यानी 48 घंटे पहले, जो आपने टेक्निकली बिल्कुल ठीक बोला, सटीक बोला कि 48 घंटे पहले ये रिव्यू होगा, तब सरकार किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करेगी आपके हिसाब से, और क्या टेक्निकल एडवाइस आप देना चाहेंगे इस मसले पर? 2 दिन पहले इन लोगों के ऊपर में नंबर 1 ये पूरे कंट्री का ट्रेंड देखेंगे, नंबर 2 देखेंगे कहाँ कहाँ पर हॉटस्पॉट्स हैं, नंबर 3 ये देखेंगे कि लास्ट वीक में नए केसेस कितने आए हैं, उसमें कितने एसिम्प्टोमेटिक हैं, कितने सिम्प्टोमेटिक हैं, और नंबर ऑफ न्यू केसेस कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये डिसाइड करेंगे 48 आवर्स, मे बी 24 आवर्स बिफोर द लॉकडाउन, उसकी बेसिस पे आगे डिसाइड होगा। ठीक है, देखिए, आप याद रखिए, हम कंटेनमेंट कर रहे हैं, इरेडिकेट नहीं कर रहे हैं। बीमारी को तो चाइना ने भी अभी तक इरेडिकेट नहीं किया, हम कंटेनमेंट कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है कि एक भी केस होगा तो हम उसको, वो ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटस है, उसको इस तरीके का हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि पूरे यूपी में एक भी केस होगा तो हम बंद जो है वो खत्म नहीं होगा उसके साथ में। आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट। आवर जॉब इज टू कंटेन, our job is not to eradicate at the moment. Even China today, if I see 39 cases, even today China had, जहां पे हम कह रहे हैं कि चाइना में खत्म हो गया, चाइना के अंदर में आज भी 39 केसेस हुए हैं सुबह से। So you can't say कि इरेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, इरेडिकेशन के बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एट दिस मोमेंट देयर इज नो एविडेंस कि ये हिट एंड रन वायरस है। जो सार्स और मर्स का हिट एंड रन वायरस था वो 3-4 जगह में रह के पूरी दुनिया में नहीं फैला था।
ये पूरी दुनिया में फैला हुआ वायरस है। करीबन अगर आप देखते हैं तो 209 कंट्रीज के अंदर में ये फैला हुआ है। ये हिट एंड रन वायरस नहीं है। सेकेंड वेव भी आ सकती है, थर्ड वेव भी आ सकती है। तो इसलिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इरेडिकेशन, कंटेनमेंट कंटेनमेंट कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मीन्स कि हमारा डबलिंग टाइम जो है वो अगर 7 रहता है, वी आर हैप्पी। 7, 8, 9 डबलिंग टाइम, यानी कि 1000 से 2000 होने में अगर 9 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, वी आर ओके। ठीक है, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा सर, आपने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। चाइना को दिसंबर से लेकर अब तक का वक्त लगा, आपको क्या लगता है? आपने कहा कि सेकंड फेज भी आ सकता है, थर्ड फेज भी आ सकता है, वो तो खैर हम अभी छोड़ देते हैं परिस्थितियों के ऊपर, लेकिन अभी फर्स्ट फेज की बात करें तो केसेस के कम होने में आपको क्या लगता है? 3 महीने का वक्त, 4 महीने का वक्त, 6 महीने का वक्त आपके हिसाब से? क्योंकि 14 दिन का तो क्वारंटाइन ही जरूरी है। यूएसए, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, यूके, ईरान को मैं छोड़ दूं, इन सब जगह पे जो केसेस थे वो 29 जनवरी के आसपास आया था पहला केस, और भारत में भी पहला केस 29 जनवरी को ही आया था। ये सारी कंट्रीज ने पीक करके अब नीचे गिरना चालू कर दिया है। कल पहली बार यूएसए में कुछ केसेस कम हुए, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में केसेस कम होने चालू हो गए। सो वी डू एक्सपेक्ट इंडिया के अंदर में कि नॉर्मली वी एक्सपेक्टेड कि 15 तक केसेस कम होने चालू होंगे, नहीं होगा तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट बाय 30th अप्रैल कि केसेस शुड स्टार्ट कमिंग डाउन। तो 30 अप्रैल तक हमको अच्छी खबर का इंतजार हो सकता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा सभी लोगों के मन में, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना फाइटर्स हैं, उनके मन में। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर? Definitely, we are optimistic. I am very optimistic. आज मेरी किसी और एक कंपनी से बात हो रही थी, जो अमेरिका से डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे थे कि दे आर स्टडीइंग एंड दे सेड वी वांट टू स्टडी द सीक्वेंस ऑफ वायरस इन इंडिया, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा वायरस और चाइना के वायरस से थोड़ा डिफरेंट हो। इसमें कुछ स्टडीज हैं लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेटरी नहीं है कि क्यों इंडिया में एक कहर नहीं डाला। इज इट टेम्परेचर, इज इट ह्यूमिडिटी, इज इट क्लोरोक्विन डॉक्टर्स आर टेकिंग, इज इट द मलेरियल स्टेटस ऑफ आर्स, वी डोंट नो। बट द पैटर्न इन इंडिया डेफिनेटली इज दैट वी आर ऑप्टिमिस्टिक that we should be able to manage this condition. Another thing, सब लोगों के मन में ये शक है कि हमारे पास अगर इटली वाला हाल हो गया तो हमारे पास इक्विपमेंट्स है कि नहीं है। देखिए, 80% जो लोग हैं वो माइल्ड हैं, उनको अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो घर से टेलीमेडिसिन से अपना इलाज कर सकते हैं। 10 उनको डॉक्टरों के लिए हमारे को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड दे बिहेव, नॉट लाइक जमातीस कि हम इलाज नहीं कराएंगे। अगर वो बिहेव करते हैं तो हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। 10% लोग जो हेल्दी हैं और ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको दिन में सिर्फ एक बार देख के एक जगह पे इलाज हो सकता है। और सारा फोकस अगर आप उन 10% लोगों को करते हो जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, तो 1 लाख केस भी इंडिया में हो गए तो हमें सिर्फ 10,000 आईसीयूज चाहिए। अमेरिका में इस वक्त में 3,50,000 13 केसेस हुए हैं। अगर मैं 10% को लेके चलूं सीरियस को, तो आज की डेट में वहां पे सीरियस सिर्फ 8,830 है, यानी कि 10,000 है। तो अमेरिका का स्टेटस भी लेके चलूं तो हमारे को 10,000 से लेके 20,000 तक वेंटिलेटर्स की जरूरत है, और भारत में अच्छे से 50,000 से 1 लाख वेंटिलेटर्स हैं। अगर हम प्रॉपरली ट्रायज करें तो वी शुड बी एबल टू मैनेज इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल साहब, बड़े साफगोई तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से हमको मुकाबला करना है। जी हां, आने वाले समय कठिन वाले हैं, एग्जेजरेशन से हम बात नहीं करेंगे, सतर्कता ही सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला अच्छा होता है। अगर सब कुछ परिस्थितियां ठीक रही तो डॉक्टर साहब का यह प्रेडिक्शन है, डॉक्टर साहब का यह कहना है वैज्ञानिक तत्वों और पूरे के पूरे विश्व को समझने के बाद कि 30 अप्रैल तक भारत में सिचुएशन के और बेहतर होने की पूरी संभावना है। फिलहाल हम आपको यह बता दें कि इस पर अंतिम फैसला कि लॉकडाउन कब खुलेगा, ये आखिरी 48 घंटों के अंदर होगा, पूरे के पूरे डाटा एनालिसिस के बाद।